हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग लिटरेरी टर्म्स को देख रहे थे। अभी तक हमने ए लेटर, बी लेटर एंड सी लेटर से वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उनको भी आप जरूर देखिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज हम लोग डी लेटर से देखेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है। आई होप आपको ये लिटरेरी टर्म्स समझ में आ रहे होंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, चलिए नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, our first literary term is deus ex machina. Deus ex machina क्या है? Deus ex machina is Greek for a god from the machine. It's when some new character's force or event suddenly shows up to solve a seemingly hopeless situation. Deus ex machina क्या है? Deus ex machina जो है ग्रीक वर्ड में, इसको हम क्या कहेंगे? ए गॉड फ्रॉम द मशीन मीन्स, तो इसका मीन्स क्या है? इसमें कोई जैसे मशीन से गॉड आ गए, तो मीन्स क्या है? कोई भी अचानक से, जब कोई भी मशीन से या फिर अचानक से कोई भी इंसान आ जाता है, खूब सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खूब सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड सिचुएशन से नहीं निकला जा पा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं निकाल पा रही है, तो अचानक से ही कोई मशीन या अचानक से कोई इंसान आ गया, या कोई फोर्स हो गया, एलिमेंट हो जाता है, आ जाता है, कोई कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिससे हमारी सब कुछ ठीक कर देता है। अचानक से ही हुई चीज़ को, बिल्कुल जो अभी लग रहा था बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली, वो अचानक से ठीक हो जाती है। जैसे कोई मसीहा आ गया, तो डेट इज़ द ड्यूस एक्स मशीना। तो क्या हुआ इसमें? मीन्स क्या है? एक गॉड फ्रॉम द मशीन। मशीन से गॉड कैसे आएंगे? पहले क्या था? मशीन से गॉड आ रहे हैं, जैसे कोई ऊपर से कोई मशीन से आ रहे हैं, क्रेन कह ले, क्रेन समझ लीजिए, कोई क्रेन से कोई अवतार फरिश्ता आ रहा है, वो आके सब कुछ, जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ सिचुएशन को ठीक कर देता है। तो वो उस चीज़ को ड्यूस एक्स मशीना कहेंगे। जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि सब चीज़ें बिल्कुल गलत सलत हो रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है और सारी सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। फिर अचानक से क्या होता है? कोई भी इंसान आता है जो सब कुछ ठीक कर देता है, जो सब कुछ अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई मूवी वगैरह देखते, कोई गिर रहा है, फिर अचानक से आता है, कोई उसको पकड़ लेता है और मसीहा बन के उसको बचा लेता है। तो डैट इज़ द ड्यूस एक्स मशीना। तो ड्यूस एक्स मशीना क्या है? अचानक से किसी भी प्रॉब्लम को का सल्यूशन हो जाए, उससे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। कोई भी ये इंसान हो सकता है, कोई फोर्स हो सकती है, एलिमेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, जिससे हम उस प्रॉब्लम के सल्यूशन से अचानक से हम बाहर आ जाते हैं, तो उसको वो चीज़ ड्यूस एक्स मशीना कही जाएगी। उनकी एग्जाम्पल देखिए, द वीपन्स ऑफ द जेम्स बॉन्ड मूवी विल प्रूव टू बी ड्यूस एक्स मशीना। जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ वगैरह देखें, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जेम्स बॉन्ड कहीं से कोई भी वेपन निकाल के, कहीं अपनी जैकेट से, कहीं अपनी कार वगैरह से कोई भी वेपन निकाल के, जो भी प्रॉब्लम होती है वो तुरंत ठीक कर देते हैं। तो जेम्स बॉन्ड की मूवी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ड्यूस एक्स मशीना। ड्यूस एक्स मशीना क्या है? कोई सिचुएशन से अचानक से मशीन से, या कोई अचानक से कोई भी फरिश्ता इंसान आ जाता है, जो हमें उस सिचुएशन से, ख़राब हुई सिचुएशन से, प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है, सब कुछ ठीक कर देता है। डैट इज़ द ड्यूस एक्स मशीना। आई होप ये आपको टर्म क्लियर हुआ होगा कि ड्यूस एक्स मशीना क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लिटरेरी टर्म में चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा लिटरेरी टर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, आई होप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इट इज़ अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन विद हर डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर स्पीकर। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का है, एक लॉन्ग स्पीच है एक स्पीकर के द्वारा, बाय ए सिंगल पर्सन। जो एक सिंगल पर्सन स्टेज में होता है, उसके द्वारा एक लॉन्ग स्पीच दी जाती है विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अनदर स्पीकर। कोई दूसरे स्पीकर के साथ नहीं उसका कन्वर्सेशन हो रहा है। वो स्पीकर एड्रेस्ड अ साइलेंट और एब्सेंट लिसनर ड्यूरिंग अ मोमेंट ऑफ हाई इंटेंसिटी और डीप इमोशंस। जो स्पीकर है वो एड्रेस करता है, जो स्टेज में आपका साइलेंट, एक कोई अगर बंदा है तो वो साइलेंट रहेगा, कोई उत्तर नहीं देगा, उससे कह रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होनी है। तो एक
एक साइलेंट बंदा होता है या साइलेंट पर्सन है, वो अपनी बात को नहीं कह रहा है, केवल स्पीकर बोल रहा है, या और एब्सेंट लिसनर जो कि कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा है, वो ऑडियंस के लिए और रीडर्स के लिए बात कर रहा है, बता रहा है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। वो अपनी हाई इंटेंसिटी, अपनी डीप इमोशंस के साथ अपनी बात को कह रहा है, बता रहा है, तो वो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक पोएम विच इज़ मेंट टू बी रेड टू एन ऑडियंस। तो स्पीकर ऐसे बोलता है कि उसे कोई जैसे सुन रहा होता है, कोई इंसान है या जो बोल नहीं रहा है, फिर ऑडियंस या रीडर्स को सुना रहा है। या कि आई होप क्लियर हुआ होगा कि स्टेज में कोई अगर जो एक सिंगल पर्सन अपनी बात को कह रहा है, अगर या फिर साइलेंट पर्सन हुआ स्टेज में हुआ, तो अदर पर्सन है अगर कोई, तो वो साइलेंट है। या फिर एब्सेंट लिसनर, जो कोई भी एब्सेंट लिसनर, कोई नहीं सुन रहा स्टेज में, कोई नहीं होता, लेकिन वो अपनी बातों को रीडर्स और ऑडियंस को सुनाने के लिए अपनी सारी बात को एक लॉन्ग स्पीच के बता रहा है, कह रहा है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके ये एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। एग्जांपल है टेनिसन का आपका यूलिसिस हो गया, एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस हो गया। लास्ट डचेस हो गई, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है, तो उनका माई लास्ट डचेस है। तो उसमें जो ड्यूक है वो अपनी वाइफ के साथ उसने क्या किया ये सब बता रहा है। वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड इसी तरह यूलिसिस भी जो टेनिसन का है, उसमें यूलिसिस अपने पूरे वार को विषय में बताता है, एंड वो कहता है अपने किंगडम को छोड़ के वो फिर से युद्ध में जाना चाहता है, ऐसे करके पूरी अपनी वॉर की विषय में पूरा बताता है। तो ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, कोई दूसरा पर्सन इसमें कन्वर्सेशन नहीं करता, वो अपनी बात को बताते हैं, तो दैट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट है हमारा ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? ड्रामेटिक आयरनी से के पहले देखिए आयरनी को समझते हैं। आयरनी इज़ व्हेन यू गेट द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट, स्पेशली इफ़ द रिजल्ट इज़ ह्यूमरस और स्ट्राइकिंग इन सम वे। आयरनी का मीन्स क्या हो गया? आयरनी क्या है? आयरनी वो हो गया जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे आपको अपोजिट सुनने को मिले, स्पेशली इफ़ द रिजल्ट इज़ ह्यूमरस और स्ट्राइकिंग इन सम वे। जिसको रिजल्ट जो मिलता है वो कुछ ह्यूमरस रहता है, इन स्ट्राइकिंग इन सम वे में रहता है, क्योंकि कुछ ह्यूमरस सा हो जाता है। तो क्या है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा होगा, उससे आपको अपोजिट सुनने को मिलेगा। एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है कई दिनों से स्कूल नहीं आया, कोई वीक स्टूडेंट है वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, तो आया स्कूल, तो टीचर उससे कहेगी देखिए आज बहुत दिन बाद बहुत जीनियस बच्चा आ रहा है। तो एक आयरनी क्रिएट करी है टीचर ने, उसको ये नहीं जान, क्योंकि टीचर भी जानते कि ये प्रशंसा नहीं कर रही, और जो बच्चा है वो भी जानता है ये हमारी प्रशंसा नहीं, वो भी अपोजिट समझ रहा है, वो तो जानते हैं कि प्रशंसा नहीं है। तो ये आपकी आयरनी क्रिएट हुई यहाँ पे। दिस इज़ द आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है देखते हैं। ड्रामेटिक आयरनी हाउएवर इज स्लाइटली डिफरेंट। ड्रामेटिक आयरनी थोड़ा इससे डिफरेंट हो गई। इट्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर्स डोंट, सो द कैरेक्टर माइट गेट एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, बट द ऑडियंस इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है, इसमें ऑडियंस को तो सब कुछ पता होता है, बट जो कैरेक्टर रहता है उसको नहीं पता रहता है। उसके लिए जो आउटकम रहता है वो अनएक्सपेक्टेड रहता है। जो भी कहा गया, कॉम्प्लीमेंट मिला, जो भी कुछ सिचुएशन हुई, वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहता है। बट ऑडियंस को सब चीज़ पता रहती है कि नहीं ऐसा होना है, बट कैरेक्टर्स को नहीं मालूम रहता है। तो ये आपकी ड्रामेटिक आयरनी हो गई। एग्जाम्पल्स और अच्छे समझते हैं। देखिए मैकबेथ में जो विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, वो उसमें आपका एक एग्जाम्पल देते हैं उससे। जब डंकन की हत्या करता है मैकबेथ, जब प्रोफेसी करती हैं, तब वो प्लान करता है मैकबेथ कि डंकन की हत्या करने के लिए। तो अब डंकन ने तो उसके ऑनर में उसके घर में जाकर वन नाइट उसके घर में रहने के लिए कहा गया, उसके ऑनर के लिए। डंकन तो नहीं जानता कि वो मेरी अब यहाँ पे हत्या हो जाएगी, बट ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होता है कि मैकबेथ ने क्या प्लान कर रखा है कि अब डंकन की हत्या हो जाएगी। लेकिन डंकन जो है इन सब से बिल्कुल अपरिचित था, इन सब बातों से। वो उनके घर में रहता है, और रात में जाके तो जिससे मैकबेथ उसकी हत्या करता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस को तो पता होती है चीज़ें, बट
जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और है, देखिए टाइटैनिक का। वी ऑल नोज द एंडिंग दैट टाइटैनिक दैट शिप इज गोइंग डाउन बट एवरीवन ऑन बोर्ड थिंक्स दैट इट्स अनसिंकेबल। तो जो टाइटैनिक मूवी है उसमें भी हमने देखा है कि जो शिप है वो डूबने वाला है। ये ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से पता रहता है कि नहीं अब ये डूबने वाला है, बट एवरीवन ऑन द बोट, जो बोट पर जितने भी लोग रहते हैं, थिंक्स दैट इट्स अनसिंकेबल, ये नहीं डूबेगा, जहाज नहीं डूबेगा, जहाज को अनसिंकेबल, ये नहीं डूबेगा, जहाज जो है नहीं डूबेगा, बट ऑडियंस भली बात परिचित होती है कि अब जहाज डूबने वाला है, डूब जाएगा। तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। आई होप अब आपको क्लियर होगा। और शेक्सपियर के देखिए हमने बताया कि ऑलमोस्ट प्लेस जो होते हैं, शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ प्लेस में हमें ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ड्रामेटिक आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी में भी आपको अंतर पता चला होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। है हमारा डोपलगैंगर। डोपलगैंगर क्या है? डोपलगैंगर कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड मीनिंग डबल वॉकर। It's a twin or double of some character, usually in the form of an evil twin. तो इसमें डॉपलगैंगर कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड मीनिंग डबल वॉकर। डॉपलगैंगर का मीन्स क्या है? जो जर्मन वर्ड है डबल वॉकर मीन्स मतलब क्या होता है? डबल वॉकर। इट्स अ ट्विन और डबल ऑफ सम कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर का जुड़वा या फिर उसका डबल, उसका दूसरा रूप, दैट इज किसी कैरेक्टर का ट्विंस हो गया या उसका दूसरा रूप, दैट इज द डोपलगैंगर, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन इविल ट्विन। इविल ट्विन जो कि हमें इविल ट्विन में, जैसे आपको कोई कैरेक्टर है वो डेथ हो गई, फिर कुछ दिनों बाद हमें कहीं हम जा रहे होते, फिर वो कैरेक्टर दूसरे रूप में हमें दिखाई देता है, वही कैरेक्टर वो उसका ट्विन हमें कहीं पे मिलता है, तो डैट इज द डोपलगैंगर। और ज़्यादातर एविल ट्विन हो गया, जैसे एक को तो बहुत सीधा साधा और भोला भाला हो गया, नेक्स्ट जो दूसरा है वो बहुत तेज तर्राट हो गया, ऐसे हो गया, तो वो उसका नेक्स्ट जो जुड़वा हो गया वो दैट इज द डोपलगैंगर। जैसे हम लोग ने मूवी वगैरह भी देखी है कि डोपलगैंगर होते हैं, जैसे कोई किसी कैरेक्टर की डेथ हो गई सीरियल में, बट कुछ दिनों बाद देखते हैं कि दूसरा कैरेक्टर आ गया जो कि काफ़ी तेज तर्रार, पहला कैरेक्टर तो काफ़ी सीधा साधा था और दूसरा कैरेक्टर बहुत ही तेज तर्रार था, तो वो दैट इज़ द डोपलगैंगर। और इसका ये है आपकी सीता और गीता, आपने देखी होगी कि एक सीधी सादी थी और दूसरी जो हो गई वो काफ़ी चंचल हो गई, काफ़ी तेज तर्राट हो गई, दैट इज़ द डोपलगैंगर एग्जाम्पल। ओके, आइए एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। एडगर एलन पोज की विलियम विल्सन की जो स्टोरी है, वो इज़ अ यंग बॉय हु मीट्स हिज एग्जैक्ट डबल एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली करप्टेड बाय हिज इन्फ्लुएंस। एलन पोज की जो विलियम विल्सन है उसमें एक यंग बॉय होता है जो कि अपने एग्जैक्ट डबल के साथ में, एक यंग बॉय होता है वो अपने हूबहू अपने जुड़वा के साथ में मिलता है, डबल के साथ में मिलता है, और उसके इन्फ्लुएंस में रहकर, उसके साथ में रहकर वो भी करप्ट हो जाता है, इंक्रीजिंगली करप्टेड बाय हिज इन्फ्लुएंस, उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो भी पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। तो डैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डोपलगैंगर। एडगर एलन पोज का है, विलियम विल्सन। और ये आई होप आपको क्लियर होगा डोपलगैंगर क्या होगा कि उस कैरेक्टर का जुड़वा, डैट इज द डोपलगैंगर। ओके, डबल वॉकर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टोपिया। नेक्स्ट हमारा है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया इज अ हॉरिबल प्लेस वेयर एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया से पहले आप ओटोपिया समझिए। ओटोपिया क्या है? ओटोपिया एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसे प्लेस हो गया जहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब परफेक्ट होती है हर चीज़, जहाँ पर कोई किसी से चिढ़ता नहीं है, जेलसी नहीं है, सिर्फ सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है, सिर्फ खुशियाँ रहती हैं, दैट इज़ द ओटोपिया। और डिस्टोपिया उसका समझ लीजिए जस्ट अपोजिट हो गया। डिस्टोपिया मीन्स एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ ओटोपिया। डिस्टोपिया जो है ओटोपिया का जस्ट अपोजिट हो गया, मीन्स डिस्टोपिया इज अ हॉरिबल प्लेस वेयर एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। डिस्टोपिया हो गया जहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल खराब शराब होती है, जहाँ पर हर चीज़ हॉरिबल भयावह होती है, एंड एवरीथिंग सिर्फ गलत सलत चलता जाता है, जहाँ भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सब चीज़ बिल्कुल अनफेथफुल, हर चीज जेलसी और चिड़न सब, दैट इज द डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या हो गया? जहाँ पे बिल्कुल ही सारी चीज़ें गलत सलत होती रहती हैं, दैट इज द डिस्टोपिया। एंटोपिया जहाँ सब चीज़ बहुत परफेक्ट बहुत अच्छी रहती है, दैट इज द ओटोपिया। तो और जहाँ सब चीज़ गलत चले वो दैट इज द डिस्टोपिया। तो इसका अच्छा एक एग्जाम्पल आपका है जॉर्ज
जॉर्ज ऑरवेल का है 1984। जो ये है इज़ अ क्लासिक, ये क्लासिक वर्क है। इन दिस इमेजिन्ड फ्यूचर द गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश्ड इंडिविजुअल फ्रीडम और आइडेंटिटी और एंड डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू अ हेटफुल आइडियोलॉजी और वायलेंस एंड डोमिनेशन। तो इसमें क्या है, तो इसमें जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है। उसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, आइडेंटिटी होती है, उनको बिल्कुल क्रश करके रखा है और कर दिया है, एंड उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है, एंड डेडिकेटेड देमसेल्फ टू हेटफुल आइडियोलॉजी और वायलेंस एंड डोमिनेशन। और जो क्या दे रहे हैं उनको हेटफुल एक आइडियोलॉजी दे रहे हैं, एंड वायलेंस, हर जगह वायलेंस और डोमिनेशन का ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर उन्होंने जो लोगों की स्वतंत्रता है, इंडिविजुअलिटी है, उसको फ्रीडम को बिल्कुल क्रश करके रखा है, एंड हर जगह हेटफुल आइडियोलॉजी को फैला रहे हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आपका डिस्टोपिया। ये आपका जॉर्ज ऑरवेल का 1984 हो गया। आई होप क्लियर होगा डिस्टोपिया क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायर्ज। डायर्ज क्या है, देखिए, डायर्ज इज a शॉर्ट सॉन्ग और हिम्न फुल ऑफ ग्रीफ एंड लैमेंटेशन टू बी संग एट अ फ्यूनरल। किसी के फ्यूनरल में एक डायर्ज, एक छोटा सा शॉर्ट सॉन्ग हो गया या हिम्न हो गया फुल ऑफ ग्रीफ, जो कि पूरा लैमेंटेशन और ग्रीफ से, दुख से भरा होता है। जो किसी के शोक गीत समझ लिए, छोटा सा शोक गीत हो गया, शॉर्ट सॉन्ग हो गया डायर्ज, जो किसी की फ्यूनरल में गाया जाता है। किसी शोक गीत हो गया छोटा सा, जो कि आपके शॉर्ट हो गया। एंड डायर्ज इज शॉर्टर देन एलिजी। एलिजी और डायर्ज में आपका अंतर क्या है, एलिजी जो है एक लॉन्ग पोएम हो गई, आपको काफ़ी पूरे उसमें हर चीज़ काफ़ी लंबी दिखेगी, लॉन्ग चीज़ उसमें चलेगी। और जो डायर्ज क्या हो गया, डायर्ज एक छोटा सा शोक गीत हो गया, शॉर्ट सॉन्ग और हिम्न हो गया, जो कि किसी की फ्यूनरल में गाया जाता है। ओके, डायर्ज इज शॉर्टर देन एलिजी। एलिजी से डायर्ज बहुत छोटा होता है। दैट इज द डायर्ज। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज इज अ डायर्ज फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें की इन्होंने प्रेजेंट किया फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायर्ज। इसमें शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट में यूज किया है डायर्ज। ओके, आई होप अब क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है डिफेमिलराइजेशन। डिफेमिलराइजेशन क्या है, डिफेमिलराइजेशन इज द आर्टिस्टिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग टू द ऑडियंस कॉमन थिंग्स इन एन अनफैमिलियर और स्ट्रेंज वे so they could gain new perspectives and see the world differently. डिफेमिलाइजेशन क्या है, डिफेमिलाइजेशन से पहले फैमिलाइजेशन समझ लीजिए, जो कि जिससे हम लोग परिचित होते हैं, जिन चीज़ों से हम लोग बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, वो फैमिलाइजेशन होगा। और डिफेमिलाइजेशन क्या हो गया, उन चीज़ों से जो हम लोग जिन चीज़ों से परिचित हो उनको एक बिल्कुल अनफैमिलियर तरीके से, स्ट्रेंज वे के से उनको प्रेजेंट करने को, कॉमन थिंग्स जो चीज़ें होती है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको बिल्कुल अलग स्ट्रेंज वे से प्रेजेंट करने को डिफेमिलराइजेशन कहेंगे। कुड गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। ये आर्टिस्टिक टेक्निक है जो कि फैमिलियर चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अनफैमिलियर तरीके से चीज़ों, कॉमन चीज़ों को हम लोग जानते हैं, उसको बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो एक सो दे कुड गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, ताकि वो एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सके और दुनिया को अलग तरीके से देख सके। इसलिए ये जो हमारी फैमिली जिन चीज़ों को हम लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, कॉमन, उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, उनको अलग तरीके से, उनका एक नया पर्सपेक्टिव बना कर उनको दिखाना। उसी चीज़ों को हम जानते हैं तो उन फैमिली चीज़ों, लेकिन उनको देखते हैं कि नहीं, उन्होंने अपना अलग उसमें और भी चीज़ें जो जोड़ दी हैं, वो बिल्कुल नया रूप ले लेता है। दैट इज़ द डिफेमिलराइजेशन। टर्म वॉज क्वाइंड बाय विक्टर स्लोवस्की in his work at as a technique in 1917। जो इनका वर्क है एज एन टेक्निक इन 1970, विक्टर सोल्वेस्की का, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है कि इन्होंने, विक्टर सोल्वेस्की ने इन हिज वर्क एट एज टेक्निक इन 1917 डिफेमिलराइजेशन। और किस सेंस में किया है, अकॉर्डिंग द रशियन फॉर्मलिस्ट हु क्वाइन द टर्म, इट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट और पोइट्री। इन्होंने किस उसमें इसको क्वाइन किया है कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो आर्ट और पोइट्री में होता है, जो मतलब कि जैसे कि
आप प्रोज पढ़ रहे हैं और पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो प्रोज और पोइट्री के में है वही चीज़, वही लैंग्वेज, वही शब्द, वही वर्डिंग है, बट जो हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, उसमें पोएम पढ़ रहे हैं या सॉन्ग कोई सुन रहे हैं, तो उसके जो सॉन्ग पढ़ते हैं तो उसमें अलग सा जो प्रभाव होता है, फ्लो होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है कि जो हम उसकी अलग एनर्जी आती है। अगर हम प्रोज पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो पोएम या सॉन्ग सुनने के बाद जो अलग सी एक फीलिंग आती है, उन्होंने डिफेमिलराइजेशन में के थ्रू बताया है कि प्रोज में भी वही लैंग्वेज, वही चीज़, और पोइट्री में भी वही चीज़ होती है, सॉन्ग में वही चीज़ समझ में आती है, बट जो प्रोज और सॉन्ग या पोइट्री को सुनने में अलग अलग, जब पोइट्री पढ़ते तो अलग उत्साह और वो चीज़ आती है और प्रोज एक सीरियल वाइज होता है। तो जो इन्जॉय और फीलिंग पोइट्री पढ़ने में आता है, तो जो उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है विक्टर सोल्यूस्की ने, और इसी को डिफेमिलराइजेशन कहेंगे। ओके, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा डेनाउमेंट। डेनाउमेंट क्या है? द टर्म डेनाउमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डेनाउ, और डेनायर मीन्स to unknot. Denouement of the story is its ending. It is the point where all conflicts are resolved, all the notes are unknotted. जो टर्म denouement है वो कहाँ से फ्रेंच वर्ड है? इसका फ्रेंच वर्ड डेनाउर जो है इससे आया है। टू, इसका मीन्स क्या होता है? डेनाउर मीन्स टू अननॉट, मीन्स अननॉट मीन्स गांठ को खोलना। ओके, डेनाउमेंट ऑफ द स्टोरी इज इट्स एंडिंग। डेनाउमेंट के मीन्स क्या हो गया? स्टोरी की एंडिंग, जो स्टोरी की एंडिंग होती है दैट इज द डेनाउमेंट। एंड होता है जो स्टोरी का, दैट इज द डेनाउमेंट। इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व। जो अंत होता है, जब कहानी की स्टोरी का अंत होता है, तो सारे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सब चीज़ कहानी का बिल्कुल अंत हो जाता है, सारी कॉन्फ्लिक्ट, सारी सिचुएशन बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इट इज़ द डेनाउमेंट। ऑल द नोट्स आर अननॉटेड। जितनी भी चीज़ें थी सब अननॉटेड हो जाती हैं, मतलब सारी गुत्थियाँ खुल जाती हैं, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, तो एंड स्टोरी का एंड हो जाता है, दैट इज़ द डेनाउमेंट। देखिए विलियम शेक्सपियर का ही एग्जाम्पल है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में देखिए ऑल 4 कपल्स आर मैरिड इन द फाइनल सीन्स। एज यू लाइक इट में देखिए पूरी जो कहानी होती है, जितने भी 4 जो कपल्स होते हैं, लास्ट में उनकी मैरिज हो जाती है एक दूसरे के साथ में फाइनल सीन में। एंड रोजरलैंड मेल का रूप धरती है, और रोजरलैंड एंड सीलिया दोनों गाइज हो जाते हैं। फिर कितनी भी कहानियाँ में चलती रहती है। हमने एज यू लाइक इट को भी पूरा डिस्कस किया, उसकी समरी एंड उसके कैरेक्टर्स को, उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी देखिएगा। तो उसमें भी देखिए पूरी कहानी में जो ऑरलैंडो एंड रोजरलैंड एंड ओलिवर एंड सीलिया एंड टचस्टोन एंड ऑड्रे एंड फेबी एंड सिल्वस, इन सब की जो है लास्ट में मैरिज हो जाती है। इतनी सर्कमस्टांसेस घूमती रहती हैं, फिर उसके बाद इन सब की शादी हो जाती है। एंड जो फेडरिक रहते हैं वो भी होली पाथ में आ जाते हैं, ड्यूक सीनियर रहते हैं, उनको अपना राज मिल जाता है। तो सारा जो डेनाउमेंट इस स्टोरी का लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सब कुछ सब मिल जाता है, एंड लास्ट में इन चारों की मैरिज हो जाती है। तो ऑल द 4 कपल्स आर मैरिड इन द फाइनल सीन, दैट इज द डेनाउमेंट। ओके, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेनाउमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज द डेनाउमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डायकोप। डायकोप क्या है? आइए देखते हैं डायकोप क्या है। डायकोप इज अ rhetorical डिवाइस इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड विद इंटरवेनिंग वर्ड्स। डायकोप क्या है? एक rhetorical डिवाइस है जिसमें एक वर्ड या फ्रेज को रिपीट किया जाता है इंटरवेनिंग वर्ड्स। उनके जो एक वर्ड या फ्रेज रहता है, उनके बीच में कुछ इंटरवेनिंग, मिडिल में कुछ वर्ड्स रहते हैं, उन जो आगे पीछे जो वर्ड या फ्रेज रहता है उसको बार बार उसको रिपीट करते हैं इंच में, डेट इज द डायकोप। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस डेट एम्फसाइजेज अ स्पीकर्स और राइटर्स मेन आइडिया बाय रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि बताती है स्पीकर्स या राइटर्स के मेन आइडिया को वर्ड या फ्रेज को रिपीट करके। उसके जो वर्ड या फ्रेज रहेगा उसके बीच में आप कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, इंटरवीनिंग वर्ड्स रहते हैं जो कि उन दोनों फ्रेज या वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो डैट इज द डायकोप। एग्जाम्पल से देखिए, ये आपका हेमलेट का एग्जाम्पल है, टू बी और नॉट टू बी। ये सॉलिलोक्वी है हेमलेट में। तो टू बी
देखिए टू बी और नॉट टू बी, इसके बीच में ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इंटरवेनिंग वर्ड्स। तो ये इंटरवेनिंग वर्ड्स आपके दो फ्रेज या वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, टू बी और इधर भी टू बी और बीच में और नॉट, तो ये इंटरवेनिंग वर्ड्स आपके दो फ्रेज या वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, तो डैट इज द डायकोप। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल और है, वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट। तो ये देखिए आई टेल यू जो है ये आपके दो फ्रेज या वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायकोप, जो इंटरवेनिंग कुछ दो फ्रेज या वर्ड्स के बीच में इंटरवेनिंग वर्ड्स रहते हैं एंड उनको जोड़ते हैं, तो डेट इज द डायकोप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये अब। तो फ्रेंड्स, ये आज आपके डी से कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स थे, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे। एंड अगर आपको ये समझ में आ रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, न्यू व्यूअर्स है तो जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सीरीज़ को जो हम लेटर वाइज शुरू किए हैं इसी तरह के और लेटर से भी लेके आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।